मुंबई में एक परिवार रह रहा होता है। उस परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते हैं। लेकिन एक दिन जो पति है जब अपनी ड्यूटी से वापस आता है तो अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। और वो भी एक ऐसे लड़के के साथ जिस लड़के की कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि वो ऐसा लड़का हो सकता है जो अपने ही इतने खास इतने अजीज के साथ ऐसा कारनामा कर देगा। जब लोगों को ये बात पता चलती है, खास तौर से जब वो पति अपनी आंखों से देख लेता है, तो उसने जो खौफनाक कदम उठाया उसके बाद पूरा परिवार ही उजड़ गया। एक छोटी सी गलती की वजह से जो पूरा परिवार है भरा पूरा, वो पूरा जब परिवार उजड़ जाता है तो लगता है मानो इस दुनिया में ही उसका कोई नहीं है और आखिर अब रहने वाला भी कौन था। तो जानने वाले हैं कि आखिर हुआ क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं विनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना बिहार की है। दरअसल बिहार में एक जगह लगती है पूड़िया, और इसी पूड़िया में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश होता है। राकेश बहुत ही अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और उसकी जो फैमिली हो वो मीडियम फैमिली होती है। राकेश जिसकी उम्र यही कोई 27 साल करीब होती है, अब उसकी शादी होती है एक प्रियंका नाम की लड़की से। प्रियंका भी उसी के गांव से ठीक तीसरे नंबर का जो गांव होता है उसी गांव की रहने वाली होती है। परिवार अच्छा मिल जाता है तो दोनों की शादी हो जाती है। शादी होते ही इन दोनों के परिवार में मानो खुशियों की लहर दौड़ जाती है। लड़की वालों को लड़का अच्छा मिल जाता है तो लड़के वालों को लड़की अच्छी मिल जाती है। दोनों लोगों को परिवार अच्छा जब मिल जाता है तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा बात यही होती है कि अगर लड़की की अगर शादी हो रही है, अगर लड़का सही है तो फिर लड़के का जीवन और लड़के का परिवार दोनों सुधर जाएगा। यही बात सेम लड़की की यहाँ भी होती है कि अगर लड़का अच्छा मिल गया तो फिर लड़की का जीवन और रिश्ता जो होता है वो सब कुछ बढ़िया चलने लगेगा। ऐसा ही कुछ होता है राकेश के साथ। राकेश के जीवन में जब प्रियंका आती है तो मानो खुशियों की जो लहर है वो दौड़ सी जाती है। परिवार इनका बहुत ही अच्छा रहता है, सुखी रहता है। सुहागरात आती है और सुहागरात में ये जो पति पत्नी है एक दूसरे से हजारों वादे हजारों कस्में खाते हैं, क्योंकि शादी के पहले तो पंडित जी ने खिलाई ही थी। लेकिन इन लोगों के जो आपसी जो कस्में होती हैं ये लोग वो खाते हैं और कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों की शादी होगी, कभी भी छोटी सी भी छोटी अगर गलती होगी तो फिर उसको नज़रअंदाज किया जाएगा और एक दूसरे के साथ खुश रहने की कोशिश किया जाएगा। खासतौर से जो राकेश है अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो परिवार है और परिवार की जिम्मेदारी आज के बाद तुम्हारे ऊपर है, तो तुम इस परिवार को अपने परिवार समझना, मेरी माँ को अपनी माँ और पिता को अपना पिता समझ करके इस परिवार को लेकर के चलना, ताकि परिवार जो है हमारा सही चलेगा। वो कहती है कि ठीक है। तमाम वादे करने के बाद फिर उन लोगों का जो कार्यक्रम होता है सुहागरात वाला वो शुरू होता है। और उसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते ही जो परिवार के लोग हैं सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और ऐसे ही वक्त गुजरता है। शादी के लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं। लेकिन इधर जो राकेश है, राकेश अब सोचता है कि अब उसको कुछ ना कुछ कमाने धमाने चलना चाहिए। लेकिन वो वहीं पर गांव में ही कमाने लगता है, यानी कि गांव से जो शहर होता है उसी शहर में जाता है और वहीं पर पार्ट टाइम जॉब करने लगता है। सुबह में जाता, शाम में वापस आता और यही सिलसिला उनका चल रहा होता है। ऐसे ही वक्त कट रहा होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। करते करते इन दोनों के बीच के रिश्ते को लगभग 1.5 साल गुजर जाते हैं। इसी बीच इनका एक बेटा भी होता है। जब बेटा हो जाता है तो फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ऐसे ही और भी वक्त गुजरता है, यानी कि तो थोड़ा सा और वक्त गुजरता है, यानी कि शादी के लगभग जब 4 साल बीत जाते हैं तो फिर इधर इन दोनों के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। एक का नाम अजय, दूसरे का नाम विजय। ये दोनों बेटों का अपना नाम रख देते हैं ये। उसके बाद से जो राकेश है अब सोचता है कि अब यहाँ पे रहने पर गुजारा नहीं होगा, अब उसको बाहर चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जितने भी पैसे मिला करते थे, जो पैसे मिलते थे सारे पैसे उड़ जाया करते थे, क्योंकि उसको कभी हफ्ते में पैसे मिल जाया करते थे तो कभी डेली बेसिस पे मिल जाते थे। पर वो कोई ऐसी ही जॉब करता था जहाँ पर कभी कभी जो उसका मालिक था उसको डेली पैसे दे दिया करता था, हिसाब कर दिया करता था, तो कभी हफ्ते में कर दिया करता था। लेकिन अब वो जैसे ही पैसे मिलते थे वो घर के खर्चे में उड़ जाया करते थे। इस वजह से पैसों का पता नहीं चलता था। राकेश सोचता है कि वो बाहर जाए, तो इसीलिए वो बाहर भी जाता है। अपनी एक दोस्त से बातचीत करता है और जाता है वहाँ पर, और जा कर के वहीं पर रहने लगता है। वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। 18-19 हज़ार की जॉब मिल जाती है उसको, और वहीं पर करने लगता है। अब इसके जीवन में मानो अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जो पैसे मिलते वो अपने घर पे भेजता। अब इधर बच्चे बड़े हो रहे थे धीरे धीरे, तो फिर राकेश सोचता है कि अपनी बीवी को और अपने बेटों को यहीं बुला लेना चाहिए, क्योंकि खाना बनाने में और ये सब करने में बड़ा ही दिक्कत हो रही थी।
लेकिन फिर ये भी सोचता है कि घर पे जो माँ बाप हैं आखिर वो क्या करेंगे। तो फिर वो सोचता है कि चलो जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर भी उसने अपने बीवी को, अपने बच्चों को लाने की सोची, और इसीलिए फिर वो साल 2013 में वो जाता है और जा करके अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, दोनों को लेकर के चला आता है। ये लोग आ जाते हैं और यहीं पर अपने बच्चों का एडमिशन करवा देता है। फिर वहीं पर पत्नी भी रहने लगती है। तो फिर पत्नी एक दिन अपने पति से कहती है कि आखिर मैं घर पे बैठ करके क्या ही करूँगी, मैं बोर हो जाती हूँ, सारा काम धाम करने के बाद से दिन भर पूरे दिन खाली ही रहती हूँ। इससे अच्छा ये रहता कि आप मुझे कहीं जॉब लगा देते, तो फिर मैं भी जॉब करती, दोनों लोगों की इनकम होगी तो फिर सही रहेगा। तो वो कहता है कि ठीक है। अब इसीलिए उसने एक दूसरी कंपनी में बातचीत करता है, और बातचीत करने के दौरान बात बन जाती है। वहीं पर इसकी तकरीबन 16,000 रुपये की जॉब मिल जाती है इसको, और वहाँ पे ठीक ठाक जॉब होती है, 9 to 5 की जॉब होती है। 9 बजे जाना होता था, 5 बजे आना होता था, और ये अपना इधर काम भी निपटा लिया करती थी, शाम का भी काम निपटा लिया करती थी। और ऐसे ही वक्त कट रहा था, सब कुछ अच्छा चलने लगा था। अब लगभग दोनों के पैसे मिला करके ठीक ठाक सैलरी हो जा रही थी इन लोगों की, यानी कि यही कोई 35-36 हज़ार रुपये की सैलरी हो जाया करते थे। काट पीट करके तकरीबन बहुत ज़्यादा भी खर्चे होते थे, तब भी 25,000 रुपये करीब बच जाते थे, अगर ये लोग 10,000 भी उठाए महीने का तो। अब इनके जीवन में सब कुछ चल रहा था सही, सब कुछ खुशियों की लहर थी, और ऐसा नहीं लग रहा था कि अब मानो किसी चीज़ की कमी है। ना ही पैसे की कमी थी, ना ही रहने की कमी थी। वहाँ पे जो किराए का मकान लिए थे, एक सिंगल रूम होता है, तो अब उसको छोड़ करके फिर ये लोग डबल यानी कि 2 BHK रूम ले लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। रूम का जो रेंट होता है यही कोई तकरीबन 6,000 के करीब होता है, क्योंकि जो मकान मालिक था वो बहुत ही अच्छा होता है और वो इन लोगों को दे देता है। अब यहीं पर सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा होता है। लेकिन इधर जो एक दिन प्रियंका है, जब वो कंपनी में जाती है, तो कंपनी में तो वो ज़्यादा दिन से काम कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र कभी उस लड़के पे नहीं पड़ी थी, जिस लड़के का नाम विशाल होता है। दरअसल जब विशाल पे उस लड़के की औरत की नज़र पड़ती है, तो उस लड़के को वो देखती ही रह जाती है। विशाल दरअसल बहुत ही प्यारा सा बच्चा था। वो एक छोटा सा ही लड़का था, लेकिन वो कंपनी में काम करता था, और काम करके वो अपने पेट पालता था, शायद वो अपने परिवार का भी पेट पालता था। लेकिन प्रियंका से अब रहा नहीं जाता है। यही कोई ये लड़का जो रहा होगा, तकरीबन उसकी जो उम्र है वो 17 साल के करीब रही होगी, लेकिन उसकी जो उम्र है वो कंपनी में दिखाई गई रही होगी 18-19 साल करीब, क्योंकि 18 से कम वर्ष के बच्चों को जो काम है वो अलाउड नहीं है। तो अब इसीलिए जो भी है हो रहा होगा वो दिखाया गया रहा होगा। लेकिन प्रियंका से विशाल के बारे में जानने की इच्छा होती है, और वो विशाल से पूछ बैठती है, क्योंकि लंच का जब टाइम होता है तो वो बैठी रहती है। तो अपना लंच लेकर के विशाल के पास चली जाती है और उससे बातचीत करने लगती है। बातचीत करने के दौरान वो उससे पूछती है कि तुम इस टाइम पे जॉब क्यों कर रहे हो, तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए। तो वो क्या बताता है, अपनी सारी मजबूरी बताता है कि घर में उसकी माँ है, और जो उसकी माँ है वो बीमार रहती है, तो उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, और इसीलिए वो पैसे कमाता है, कमा करके अपनी माँ का इलाज करवाता है। जब ये सारी बातें सुनती है प्रियंका, तो काफ़ी उस लड़के से इम्प्रेस होती है, और वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। जब उस लड़के से पूछती है कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ है, तुम रहने वाले कहाँ के हो, रहते कहाँ हो, तो जो लड़का है वो बताता है कि मैं तो यहीं पे, यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पे मैं कमरा है, और उसी कमरे पे रहता हूँ, और लेकिन जो मेरा घर है वो बिहार में है। अब जैसे ही बिहार की बात सुनती है प्रियंका, तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है, खुश होती है। वो कहती सोचती है कि ये तो अपने ही यहाँ का लड़का है, और उससे फिर वो ढेर सारी बातें करने लगती है। जब भी उसको मौका मिलता है तो फिर उससे वो बातचीत करती है। अब एक दिन प्रियंका जाती है अपने घर पे जाती है, तो उसी दिन वो अपने पति से बताती है कि एक लड़का है जिसका नाम विशाल है, ये कोई 17 साल करीब का लड़का है, और वो आ करके अपने घर की जिम्मेदारियां उठाता है, अपनी माँ की दवाओं का खर्च उठाता है, और वो कंपनी में जॉब करता है। बड़ा ही मेहनती लड़का है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लड़का है वो अपने ही इधर का है, बिहार साइड का ही है। अब एक दूसरे राज्य में अगर अपने राज्य का लड़का मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। अपने राज्य के अगर व्यक्ति मिल जाते हैं तो बड़ा ही खुशी होती है सुनकर कि अरे ये तो अपने ही ये साइड का है। तो ये चीज़ बड़ा अच्छा हो जाता है। तो जो राकेश है वो भी जब इस बात को सुनता है तो वो भी बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि ठीक है। अब ऐसे ही ये बातचीत का सिलसिला भी लोगों का चलता रहता है। जब भी प्रियंका वक्त मिलता है वो विशाल से बातचीत करती। एक दिन विशाल से कहती है कि विशाल तुम आज खाना मत बनाना, आज तुम हमारे घर पे आना खाने के लिए। वो कहता है कि ठीक है। पहले तो वो थोड़ा सा ऐतराज करता है, लेकिन फिर कहता है कि ठीक है, और वो जाता भी है। शाम का वक्त होता है जब वो जाता है विशाल
इसके प्रियंका के घर पे प्रियंका तरह तरह के पकवान बनाई रहती है और विशाल जो है वहाँ पर बैठ करके खाता पीता है। और खाने पीने के दौरान ये तमाम ये लोग यानी कि राकेश, प्रियंका और उसके दोनों जो बच्चे होते हैं वो और ये विशाल, ये बातचीत करते हैं। और बातचीत इन लोगों की बहुत ही अच्छी खासी होती है। फिर उसके बाद खा लेता है विशाल। खाना खाने के बाद से फिर कुछ देर रेस्ट करता है। उसके बाद विशाल अपने कमरे पे चला जाता है। अब ऐसे ही ये दौर, ये सिलसिला अब चल रहा होता है। जब भी विशाल का मन होता तो फिर वो प्रियंका से कह दिया करता कि आज कुछ खाने का मन कर रहा है, अच्छा तो चले आते हैं तुम्हारे यहाँ। तो वो कहती है कि ठीक है। कभी प्रियंका कुछ अच्छा बनाती तो वो विशाल को फ़ोन करके बुला लिया करती कि आज तुम हमारे यहाँ खाने पे आओ। एक दिन जो विशाल होता है वो आया रहता है और शाम का वक्त होता है। जो प्रियंका रहती है वो कहती है कि एक काम कर रहा है कि आज खाना हमारे यहाँ रहेगा। आज हम लोग चूँकि नॉनवेज बनाने वाले हैं तो इसलिए हम लोग खाएंगे। तो एक काम करना कि तुम भी आ जाना, क्या घर पे खाना बनाओगे रूम पे अकेले? तो वो कहता है कि ठीक है। अब जब वो घर पे आने वाला होता है शाम को खाने के लिए तो इधर तब तक जो विकास है, माफ़ी चाहते हैं, जो राकेश है, राकेश फ़ोन करता है और कहता है कि आज वो कंपनी से वो घर वापस नहीं आएगा, आज उसको लेट हो जाएगा। तो प्रियंका कहती है कि कितना लेट हो जाएगा? तो वो कहता है कि हो सकता है कि मैं कल आऊँ, क्योंकि काम ज़्यादा है तो इसलिए मैं रात में आ नहीं पाऊँगा। रात ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मैं कंपनी में ही रुक जाऊँगा, खाना यहीं पे मिल जाएगा। तो वो कहती है कि ठीक है। तो फिर वो बताती है कि मैंने आज नॉनवेज बनाया था तो मैं सोचा कि विशाल को भी बुला दूँ। तो वो कहता है कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं, तुम 3-4 लोग मिल करके खा लेना और मेरे लिए थोड़ा सा रख देना, मैं आऊँगा तो कल खा लूँगा। तो वो कहती है कि ठीक है। विशाल आता है, फिर वो लोग बातचीत करते हैं। तो फिर बातचीत करने के दौरान ये सिलसिला चलता रहता है। तो फिर सभी लोग जब खाना पीना खा लेते हैं तो अपने पति को फ़ोन करती है वो और कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि अब रात ज़्यादा हो गई, आप भी नहीं आएंगे तो मैं सोच रही हूँ कि विशाल को यहीं रोक लेती हूँ। रूम पे रहेगा तो हम लोगों का टाइम भी पास हो जाएगा, अच्छा भी रहेगा। तो वो कहता है कि ठीक है। अब जो विशाल है वो एक कमरे में सुलाया जाता है उसको, विशाल यानी कि अलग कमरे में, और 2 बच्चे अलग कमरे में। और फिर ये जो लड़की औरत होती है यानी जो प्रियंका होती है, ये अपने बच्चों के कमरे में सोई रहती है। और ये लोग सब अच्छे से आराम से सोए रहते हैं। यानी कि रात के लगभग जब यही कोई 1 बजते हैं, यानी कि ये लोग तो लगभग 11 बजे तक खाना पीना खा करके बातचीत ही करते हैं। उसके बाद से फिर ये सोने के लिए सभी लोग अलग अलग कमरे में जाते हैं। अपना जो बच्चे हैं वो खाना पीना खा करके सो जाते हैं क्योंकि छोटे रहते हैं। और विशाल और प्रियंका जो है वो बातचीत कर रहे होते हैं। बातचीत करने के दौरान जो विशाल है जब अपने कमरे में चला जाता है, प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। फिर कुछ देर बाद से जो प्रियंका है, यानी कि रात के लगभग 1 बज रहे होंगे, तो प्रियंका विशाल के कमरे में आती है। विशाल सोया रहता है और आने के बाद से वो कहती है, विशाल के पास आती है, बैठती है विशाल के पास और उसके बदन को सहलाने लगती है। क्योंकि विशाल ने कपड़े नहीं पहने थे, बस वो अंडरवियर होता है। तो विशाल के ऊपर से कंबल को हटाती है और उसके बदन को सहलाने लगती है। और जैसे ही विशाल को ये आहट होती है कि उसके शरीर पे किसी कोई हाथ फेरा है, तो विशाल थोड़ा सा डर सा जाता है, चौंक सा जाता है, क्योंकि उसने कमरे की लाइट नहीं ऑफ की थी। और जैसे उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि प्रियंका उसके पास बैठी है। तो कहता है कि अरे आप चाची आप? तो वो कहता है कि हाँ। उसके बाद वो कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोची कि तुम्हारे पास ही चल करके लेट जाते, फिर हम लोग बातचीत करेंगे, बातचीत करते करते सो जाएंगे। तो वो कहता है कि ठीक है, आप भी लेट जाइए। लेकिन इधर जो प्रियंका होती है, उसने अपना जो कपड़ा था वो कुछ अलग ही अंदाज में पहना हुआ था। उसने एक ऐसा कपड़ा पहना हुआ था कि उससे उसका सारा जो बदन था वो झलक रहा था। विशाल उस चीज़ को देख रहा था। देखते ही लेकिन विशाल नज़रअंदाज करता है, कहता है कि आंटी हैं, हमारे गाँव हमारे प्रदेश की हैं। अब ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है इधर। लेकिन जो प्रियंका था, प्रियंका के दिमाग में तो कुछ और ही षड्यंत्र चल रहा था। प्रियंका उधर उसके पास सोती है और सोने के बाद से कंबल हटा ही रहता है और ये एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। बातचीत करने के दौरान जो है प्रियंका है वो विशाल से अलग अलग तरीके से बातचीत करती है। और बातचीत करने के दौरान जो अपना वो गाउन होता है जो अलग तरीका पहन रही थी वो खोल देती है बहाने करके। जैसे ही खुलता है तो विशाल के सामने जो दृश्य होता है उसको देख करके विशाल जो है वो थोड़ा सा उसको अजीब सा लगता है। लेकिन विशाल खुद पे कंट्रोल करता है, विशाल कुछ बोलता नहीं है। लेकिन जो प्रियंका है, विशाल कुछ बोलता है इससे पहले प्रियंका उसके पास चिपक जाती है और फिर उसको किस करने लगती है और ये सिलसिला वहीं से अब शुरू हो जाता है। यानी इन दोनों के बीच में अब जो संबंध बनाने का जो सिलसिला है अब वहीं से शुरू हो जाता है। और एक दूसरे से ये उस रात तकरीबन 2-3 बार संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद से फिर सुबह होती है। सुबह में जो विशाल है आराम से वहीं पर रुका रहता है, खाना पीना खाता है और उसके बाद उसको वहाँ पे कंपनी जाना होता है।
तो वो कंपनी बल्कि नहीं जाता है, उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब लगती है। अब इसलिए वो कहता है कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो सोया रहता है। अब ये प्रियंका है अपने बच्चों को स्कूल भेज लेती है, फिर वो आती है विशाल के पास और फिर वो लोग दिन में भी मस्ती करते हैं। क्योंकि इधर जो राकेश है, राकेश को आने में थोड़ा सा टाइम था क्योंकि वर्कलोड उस पर कुछ ज़्यादा ही मिल गया था उसको। अब इसीलिए जो राकेश है, राकेश फिर फ़ोन करके बोलता है कि वो शाम को आएगा। अब जो प्रियंका है इधर वो भी निश्चिंत हो जाती है, विशाल भी निश्चिंत हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और यहीं से ये जो सिलसिला है वो शुरू होता है। जब भी मौका मिलता प्रियंका उसको अपने घर पे बुलाया करती थी और ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। विशाल अब ज़्यादातर दिन में कंपनी नहीं जाता था, प्रियंका भी ज़्यादातर कंपनी नहीं जाया करती थी, छुट्टी मार लिया करती थी। जितनी छुट्टियाँ रहती थी वो उससे ज़्यादा ही मार लिया करती थी। अब ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा होता था, लेकिन एक चीज़ वो हमेशा अब करने लगी थी कि अब लोग सभी लोगों को पता है कि कभी ड्यूटी डे में होती है तो कभी नाइट में होती है। तो वो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखती थी कि जब राकेश की ड्यूटी डे में होती थी तो वो अपने नाइट में लगवाती थी, और जब उसकी नाइट में होती थी तो अपनी ये डे में लगवाती थी, ताकि वो विशाल से मिल सके। अब ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा होता है। अब एक दिन जो राकेश है उसकी डे वाली शिफ्ट होती है और इधर प्रियंका की नाइट शिफ्ट होती है, तो अपना ये नाइट शिफ्ट खत्म करके ये आती है। उधर विशाल की भी नाइट शिफ्ट रहती है, विशाल भी नाइट शिफ्ट खत्म कर लेता है। सुबह में इन दोनों का मिलने का प्लान होता है, यानी तकरीबन कोई 11 बजे का। इधर राकेश जो है उसकी डे शिफ्ट होती है तो अपना नहा धो करके अपना चला जाता है। लेकिन जब इधर जाता है तो दोपहर के लगभग जब 12:30 बज रहे होते हैं, तो इसको कुछ फाइल्स जरूरी होती हैं, उसको लाना होता है। और उसी फाइल को लाने के लिए जब घर पे जाता है, देखता है कमरे के पहले तो सोचता है कि दरवाजा खोले, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक रहता है और थोड़ा सा दरवाजा पीटता भी है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है क्योंकि अंदर टीवी की जो आवाज़ थी वो तेज थी। अब इसीलिए इसके पास दूसरी चाबी होती है, उसी चाबी से दरवाजा खोल देता है और खोल करके सीधा अंदर जाता है। लेकिन अंदर का जो मंजर होता है जब उसको देखता है तो देख करके वो थोड़ा सा सन्न सा रह जाता है, हैरान रह जाता है, परेशान रह जाता है कि आखिर ये क्या। जैसे देखता है कि उसकी जो पत्नी है वो आपत्तिजनक स्थिति में है, वो विशाल के साथ। अब जब इस चीज़ को देखता है थोड़ा सा बौखला सा जाता है। अब इसलिए उसको गुस्सा आता है और उस गुस्से में वो अपनी पत्नी को ही मारने और पीटने लगता है। अब इसलिए जो प्रियंका होती है वो कहती है कि तुम देख क्या रहे हो, मुझे छुड़ाओ, मुझे बचाओ। लेकिन जो विशाल होता है वो उसको समझ में नहीं आता कि वो करे भी तो क्या करे। अब इसीलिए जो प्रियंका होती है वो राकेश को जोर से धक्का देती है और धक्का देने के बाद से जो राकेश है वो गिर जाता है। इधर जो राकेश जब गिरता है तो उसको चोट लग जाती है, लेकिन इधर जैसे ही उसको चोट लगती है तो फिर राकेश जो होता है वो थोड़ा सा चोटिल हो जाता है और वो गिर जाता है, उसको बेहोश हो जाता है वो। इसके बाद से जो प्रियंका होती है और विशाल होती है, ये दोनों मिल करके उसको ठिकाने लगा देते हैं। अब जैसे ही राकेश को ठिकाने लगा देते हैं, राकेश मर जाता है। अब शाम होती है तो बच्चे आने वाले होते हैं, इसलिए उसकी बॉडी को छुपा दिया जाता है। बच्चे आते हैं, बच्चे अपना खा पी के मस्त हो जाते हैं और बच्चे सोने जब चले जाते हैं तो फिर ये लोग विशाल जो बाइक रखा रहता है उसी बाइक पे इसको बोरे में भरते हैं और भर करके ले करके जाते हैं। लेकिन जो बोरा रहता है वो उठता नहीं है। अब इसलिए सोचते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। अब इसीलिए जो बोरा है उसको सोचते हैं कि इसको छत पे छुपा देते हैं, फिर बाद में इसको ठिकाने लगा दिया जाएगा। लेकिन अब ठिकाने लगा नहीं सकते थे क्योंकि दिन में सभी लोग आते जाते हैं, रात में भी सभी लोग आते जाते हैं। जहाँ पे इनका घर होता है उसके पीछे ठीक एक छोटा सा पोखरा टाइप का होता है। अब जैसे ही देखते हैं कि पोखरा है, बॉडी को ठिकाने लगा नहीं पा रहे हैं, तो फिर सोचते हैं कि इसी को उसी में फेंक देते हैं, बॉडी है वो सड़ जाएगी, लोगों को ये लगेगा कि कोई जानवर मरा होगा। अब उसी बोरे में भर करके उसको उसी पोखरे में फेंक देते हैं। और जैसे पोखरे में फेंकते हैं तो लगभग 3 दिन का जब समय गुजरता है तो जैसे जैसे समय गुजर रहा था वैसे वैसे बॉडी जो है वो बदबू करने लगी थी। अब जैसे जैसे बदबू फैल रही है उस कॉलोनी में तो सभी लोग परेशान है कि आखिर कौन सा जानवर मर गया। अब इसीलिए वहाँ की जो सफाई कर्मी टीम होती है उनको बुलाया जाता है, कहा जाता है कि जो ये पोखरा है इस पोखरे से ज़्यादा बदबू आ रही है, काम करो, देखो इसमें कोई जानवर मर गया, इसको यहाँ से ले जाकर बाहर फेंको। जो सफाई कर्मी की जो टीम होती है वो आती है, जब उस पोखरे में खंगालती है तो फिर उसमें एक बोरा मिलता है और जैसे जो बोरा मिलता है तो फिर उस बोरे में जब देखा जाता है खोल करके तो उसमें एक व्यक्ति की लाश होती है। अब लाश की जब शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम राकेश है। जैसे राकेश की बात आती है तो राकेश के घर वालों पे सीधे शक जाता है और वो जब पुलिस की टीम आती है वहाँ पर तो फिर प्रियंका से बातचीत करती है। बातचीत करने के दौरान वो जब प्रियंका इधर उधर की बातें घुमाती है वो कहती है कि उसको नहीं पता, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसकी बॉडी को ऊपर से ही इस पीछे फेंका गया है क्योंकि लेके जाने का कोई रास्ता ही नहीं था।
प्रियंका से जब पुलिस सख्ती से पूछती है तो फिर प्रियंका सारी सच्चाई बक देती है। और फिर कहीं ना कहीं जब उन दोनों का हाथ होता है तो फिर इधर जो प्रियंका है और जो विशाल है, इन दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद से लेकिन जो प्रियंका है उसने कोशिश किया कि सारा जो इल्ज़ाम है वो अपने ही सर पे ले ले और विशाल के सर पे ना दे, लेकिन थोड़ा बहुत तो इल्ज़ाम चला ही जाएगा और ऐसा ही कुछ होता भी है। प्रियंका ने सारा इल्ज़ाम अपने सिर पे लिया, लेकिन विशाल जो है वो बरी नहीं हुआ। पुलिस उसको भी अरेस्ट करती है, उसको भी जेल में डालती है। फिलहाल अभी जो दोनों अपराधी है वो दोनों जेल के पीछे हैं। इधर जो दोनों बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों को उनके दादी और दादा के पास भेज दिया गया है। एक हंसता खेलता परिवार जो एक औरत के हवस के चक्कर में उजड़ गया, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और मिलते एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।